वेलकम गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियोस का, तो शुरू करेंगे। पिछले जो जीएफआर में हमने शायद रूल 14 तक कंप्लीट किया था, तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए रूल 15 से शुरू करते हैं, ठीक है। और आप इसी तरीके से वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी बना दूंगा। मैं गारंटी देता हूं। आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात करोगे, चाहे वो एफआर हो, सीसीएस के लीव्स रूल हो, कंडक्ट रूल्स हो, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर जो है वो हो गया, या मैनुअल ऑन पब्लिक प्रोक्यूटमेंट, तो जितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक या जो जानकारी है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाननी ज़रूरी है, या जो उनकी तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में ये पार्ट है, तो मैं सब चीज़ बताऊंगा, इंक्लूडिंग आरटीआई वगैरह सब। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। जिस तरीके से आपका प्यार मिलेगा, जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिलेगा, वो मुझे इनकरेज करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पढ़ाई। भाई रूल नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 15(1), रूल नंबर 15 में सब रूल 1 है, बात करता है रेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट की लैंड है जो किसी को अगर रेंट में दी गई है या लीज़ पर दी गई है, तो उसके बारे में रूल्स में लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि कोई ऐसा रेंटेबल बिल्डिंग जिसको कोई सिविल डिपार्टमेंट को दिया गया हो, सीपीडब्ल्यूडी को छोड़कर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को छोड़कर, अगर किसी दूसरे सिविल डिपार्टमेंट को दिया गया हो, तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसका रेंट कलेक्ट करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी रेंट आ रहा है वो उसकी रेंट की रिकवरी करे, रेंट कलेक्ट करे। रूल 15(2) में क्या बोल रहा है, ये जो पूरा प्रोसीजर होगा कि रेंट कैसे रिकवर करना है, असेसमेंट की कितना रेंट दिया जाए, तो ये सब क्या होगा, ये नॉर्मल उस कैलकुलेशन को यूज़ किया जाएगा कि उस जगह पर किसी दूसरे जगह अगर मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी का क्या रेट चल रहा है रेंट का, या वो किस तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं, तो उनके ही प्रोसीजर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। 15(3) क्या बोल रहे हैं, क्या बोलता है, द डिटेल रूल्स एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड लैंड्स आर कंटेन्ड इन डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट चार्ज ऑफ दोज बिल्डिंग। तो वो बोल रहे हैं कि अब क्योंकि देखिए सीपीडब्ल्यूडी को यहाँ इस रूल में वो उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही है जिसके चार्ज सीपीडब्ल्यूडी को नहीं है, तो बोल रहे हैं रूल नंबर 15(3) में बोल रहा है कि जो पूरा डिटेल रूल्स प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से आपको रेंट डिमांड करना है, कैसे रेंट लेना है, तो ये पूरा उस गवर्नमेंट के पास ही एक रेगुलेशन बना हुआ होगा, ठीक है। जो उस बिल्डिंग का चार्ज होगा उसके पास पूरा रूल एंड रेगुलेशन इसका बना होना चाहिए। अब आते हैं रूल 16 जो बात करता है फाइन्स के बारे में। रूल 16(1) फाइन्स के बारे में क्या बोलता है कि हर एक अथॉरिटी को पावर है कि वो इंश्योर करे कि जो भी पैसा किसी जिस कारणवश या जिस काम के लिए दिया गया है, या जो जिस काम के लिए देना मतलब दिया जाना चाहिए था, वो ड्यूली डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। पैसा हमने अगर किसी टाइम पर कोई पैसा सरकार का पैसा है वो जो हमें टाइमली पे करना था, तो वो सब पे हुआ है कि नहीं, ट्रेजरी या बैंक में वो पैसा गया है कि नहीं, ठीक है। इसमें आगे क्या बोला जाता है, रूल 16(2) में क्या बोलता है कि हर अथॉरिटी का है ये पावर है कि अगर कोई भी रिफ़ंड ऐसा हुआ है कि कोई मतलब क्या लिख रहा है, एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड फाइन्स shall ensure that the refund are checked and no double refunds of amount or fine collected or refund of fines not actually paid into the treasury or the banks as well। अब बोल रहा है रूल 16(2) में ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमने किसी से फाइन्स ले लिया, अब ऐसा है कि वो क्लेम कर रहा है कि हमने 2 बार फाइन दे दिया, 2 बार फाइन दे दिया, तो हमें तो एक फ़ाइन जो एज़ गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट को तो एक फ़ाइन रिफ़ंड करना है। तो वही बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी को गलती से डबल फ़ाइन रिफ़ंड हो जाए, है ना, उनको रिफ़ंड किया हुआ हो और फिर दोबारा हमसे गलती हो जाए, दोबारा हम उनको दोबारा पैसा रिफ़ंड कर दें, या कभी कभी ये होता है कि पैसे उनके अकाउंट से कट जाते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ हमने फ़ाइन जमा कर दिया,
हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई और फिर से वो बोलते हैं कि सर मैंने फिर दोबारा फिर से कर दिया है, तो आप एक काम करिए, मुझे पेमेंट रिफ़ंड कर दीजिए। तो उस समय आपको देखना है कि हमारे ट्रेजरी में वो पैसा क्रेडिट हुआ था कि नहीं। यानी सिंपल शॉर्ट है, कोई भी अगर रिफ़ंड आप कर रहे हैं फ़ाइन्स का, तो आपको क्या करना है, उसको डबल चेक करना है कि ये रिफ़ंड ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं रूल 17 में, मिसलेनियस डिमांड्स। अकाउंट ऑफिसर शैल वॉच द रियलाइजेशन ऑफ मिसलेनियस डिमांड ऑफ गवर्नमेंट नॉट फॉलिंग अंडर द ऑर्डिनरी रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन सच एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल फंड्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर टू एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी ऐसा कुछ और डिमांड हो सकती है, मतलब पैसे कुछ और कलेक्शन का काम हो सकता है गवर्नमेंट का, तो वो भी आपको देखना है कि वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंट्रीब्यूशन आना है, लोकल फंड से कुछ काम होना है, कॉन्ट्रैक्टर से कोई पैसे अगर लेने हैं, तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट चार्ज के अंतर्गत कोई फ़ाइन दे रहा है या किसी तरीके का ड्यू है, वो सब अगर गवर्नमेंट को लेना है, तो वो जो अकाउंट वहाँ अकाउंट जो ऑफिसर होगा उसका काम होगा कि वो ये सब चीज़ों को ध्यान देखें। अब आते हैं रूल 18 में, रिमिशन ऑफ रेवेन्यू। अ क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रिमिटेड और अबेंडन सेव विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई भी रेवेन्यू सरकार के पास आ रही है या उस डिपार्टमेंट के पास आ रही है, तो वो तब तक उसको यूज़ नहीं किया जाएगा, तब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन ना कर दे। जैसे मान लीजिए हमें आमदनी आ रही है, सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है और वो चाह रही है कि इसमें से कुछ इनकम से हम इस पोजीशन के लिए खर्चा करें, तो वो तभी कर सकती है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस बजट को सैंक्शन दे, उस जो रिक्वेस्ट है उसको सैंक्शन करें। रूल 19(2) में क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, administrator and head of the department other than those in the department post shall submit annually on 1st June to the audit officer and accounts officer concerned statement showing remission of revenues and abandonment of claims to revenue during the preceding year by competent authority in exercise of his discretionary power vested them otherwise individual remission below rupees did not be included in the statement। हाँ देखिए, रूल 19(1) क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंक्लूडेड नहीं है, उनको क्या करना है, 1 जून को अपने ऑडिट ऑफिसर को एक स्टेटमेंट शेयर करना है, ये दिखाते हुए कि हमें जो रेवेन्यू मिला था उसका हमने इस्तेमाल कैसे कैसे किया और जो भी क्लेम सेटल करना था उसको हमने कैसे सेटल किया। तो ये क्या करेंगे, तो अपने जैसे भी आगे का जो समय होगा तो उसमें क्या करेंगे, पीछे वाले का अब वो क्या करेंगे, डिटेल वो बनाएंगे। ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो 1000 रुपये से कम का है उसको इस स्टेटमेंट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कि हमने इतना इतना रेवेन्यू किया, उसमें से हमने इतना इतना खर्चा किया, इतना रिमिशन हुआ उसका, और कुछ ऐसे क्लेम्स थे जो हम नहीं कर पाए, पैसा वो नहीं मिल पाया, या तो वो सब का आपको स्टेटमेंट बनाना है। बस ध्यान देना है कि उसमें 1000 से नीचे का जो अमाउंट है कोई चीज़, तो उसको स्टेटमेंट में नहीं रखना है। 19(2) में क्या बोल रहा है, फॉर इंक्लूजन इज द स्टेटमेंट रिफर टू रूल 19 अबव, remission and amendments should be classified broadly with reference to the ground on which they were sanctioned and a total figure should be given for each class। अब बोल रहे हैं रूल 19 में कि जब वो स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो रिमिशन है, जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं और जो अबेंडेंट है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका टोटल फिगर क्या आ रहा है ना, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है कि रिमिशन किस किस चीज़ में हुआ, अबेंडमेंट किस किस चीज़ में हुआ, तो उसको अच्छे से क्या करना है, एकदम एक टोटल फिगर देते हुए उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कमस्टेंस लीडिंग टू रिमिशन शुड बी एडेड इन केस ऑफ एवरी क्लास। तो इसी तरीके से आप एक क्लास बना देंगे, क्लासीफाई कर देंगे कि इस चीज़ के लिए हमने खर्चा किया, और उसके लिए आपको छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि इस पर खर्चा क्यों हुआ। अब आते हैं रूल 20। डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर में मेक रूल्स डिफाइनिंग रेमिशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ रूल 19। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट जो वही सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको ये पूरा राइट दिया हुआ है कि आप रूल्स बनाइए, जो भी रेवेन्यू से पैसे निकालने हैं या
अबेंडन कर देना है, वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप रूल बनाइए। जो FR 19 है ना, सॉरी GFR का 19 रूल है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो स्टेटमेंट वाला जो मामला है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता है कि आप उसके लिए अपनी रूल बनाइए। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है। आज हम लोगों ने इस वीडियो में रूल नंबर 20 तक कवर किया, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक नए पार्ट में आएंगे। चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में एक जाएंगे, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी, ये एक अलग हेड आ चुका है। रूल नंबर 21 से शुरू होगा, तो ये बेटर होगा कि हम लोग नए वीडियो में इसको शुरू करें। वीडियो थोड़ी बोरिंग हो रही होगी, पर क्या करें, टॉपिक है। तो मैं क्योंकि चाह रहा था कि लोगों को थोड़ी जानकारी GFR के डिटेल में, रूल बाय रूल जो भी मेजर रूल्स होते हैं वो है, ये आपको नेसेसरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होगी। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एक वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए ज़रूरी होगी। तो मेरा फोकस ओवरऑल वो है कि बोरिंग हो, पर आप कम से कम मेरी वीडियो को ऑन करके ईयरफोन लगाकर बाइक ड्राइव कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो आपको वो रूल आपके कानों में एक बार सुनाई दे, जिससे कि आपको याद हो। ठीक है, ब्रॉड पॉइंट्स आपको याद हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोग रूल 20 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रूल 21 से शुरू करेंगे। होपफुली वो वीडियो कल तक आ जाएगी। तो कल हम लोग रूल 21 से शुरू करेंगे, और देखूँगा तो अच्छा खासा रूल हम लोग कल कवर करेंगे। अब आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो हम लोग जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5 जिसमें वर्क्स के बारे में देखना है, चैप्टर नंबर 6 जिसमें प्रॉक्यूटमेंट ऑफ गुड्स के बारे में जानना, वो सब चीज़ों पर आएंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ की द चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बहुत मेहनत लगती है, साथ में इंटरेक्टिव भी कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पता नहीं पसंद होगा ना होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक जैसे मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ, उस तरीके से मैं आपको भी पढ़ाऊँ। चलिए, कैसी आपको मेरी ये कोशिश आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बी विथ मी, फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।